ये कैसे चुनाव हुआ ये शेयर्स लेने का? तो मैंने मेरा लाइफ में जो चीज़ सीखा है और जो मैं अप्लाई करता हूँ वो ये करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक ट्रेंड पकड़ता हूँ कि कौन सा सेक्टर जो है जो सनराइज सेक्टर है। तो और एक मेरा कोट भी है कि स्टे इन्वेस्टेड इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट एंड स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। तो मैं एक सबसे पहले सनराइज सेक्टर पकड़ता हूँ कि ये सेक्टर अगला सनराइज सेक्टर हो सकता है। फिर मैं उसकी लॉन्जिविटी पकड़ने की चेष्टा करता हूँ कि ये जो सनराइज सेक्टर है ये कितना लंबा, ये सनराइज कितना देर का है, ये 5 मिनट का सनराइज है या 2 साल का सनराइज है या क्वार्टर का है या 10 साल का है। तो जब मेरे को लगता है कि वाकई में एक्चुअल में देखा जाए तो 10 साल का जवाब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगाते हैं कि आज के दिन मैं ये सोचता हूँ और मेरा माइंड हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद मैं चेंज कर लूँगा, ऐसा हो सकता है। तो मैं उसकी लॉन्जिविटी समझने की चेष्टा करता हूँ कि ये सेक्टर कितना लंबा इस तरह जाए, और ऑफ कोर्स बीच में उतार चढ़ाव आएंगे कि मेरे को 10 साल तक सोचना नहीं पड़े। तो मैं अगर मेरे को लगता है, देखिए डेटा सब फ्री, आपको फ्री में सारा ज्ञान मिल रहा है इंटरनेट पे, ये इन्फ्लुएंसर जो भी सर बता रहे थे अभी आपको। शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं सीखना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी। जो डूज और डोंट्स के अंदर में जो डोंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जरूरी है और डूज के फॉर्मूले बहुत कम है। तो मैं वो लॉन्ग टर्म के ट्रेंड पकड़ता हूँ कि हाँ ये 10 साल तक ये इस शेयर्स के अंदर में सनराइज रहेगा। फिर मैं उसके अंदर में कंपनी को पकड़ता हूँ कि समझिए उस सेक्टर में 3 या 4 या 5 कंपनी हैं, तो उसके अंदर में एफिशिएंट कंपनी कौन सी है, तो उस कंपनी को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ। और वो ऑफकोर्स बैलेंस शीट से, उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से, मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पिछले मंदी में, जब पिछले इकोनॉमिक डाउन साइकिल था या पिछला बेयर मार्केट था, बेयर मार्केट और इकोनॉमिक साइकिल ये मोटा मोटी सेम से हैं, आगे पीछे आते जाते रहते हैं। उस खराबी के टाइम में, उस क्राइसिस के टाइम में इस मैनेजमेंट ने कैसे बिहेव किया, उसमें कितना ये राइज किया। अगर जब फॉल हो रहा था पूरी इकोनॉमी में तो ये कम फॉल किया होगा, माने कंपनी की ग्रोथ कम गिरी होगी, और जब राइज का टाइम आया तो इसने ज़्यादा राइज किया होगा। तो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी बताता है ये। तो मैं वो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी देखता हूँ उसके पुराने इतिहास से। उसको जब मेरे को समझ में आता है कि ये कंपनी उसमें फिट हो जाती है, तब मैं उस कंपनी के अंदर में, उस समय मेरे पास में जितना भी पैसा होता है मैं वो सारा पैसा उस कंपनी में लगा देता हूँ। उस समय जो भी मेरे पास में लिक्विडिटी रहती है। और मैंने आज तक मेरे जो भी मेरा इतिहास है शेयर बाजार के अंदर में, मैं कभी भी कैश में नहीं रहा हूँ, सारा का सारा पैसा मेरा इन्वेस्टेड रहा है। टेम्परेरी कैश रहता है, कभी कोई काम, अगर मेरे को कोई दूसरा शेयर खरीदना है, कोई प्रेफरेंशियल लिया है तो मेरे को रहना है 2-3 महीने में चाहिए पैसा, तो मैं पहले ही खाली कर लेता हूँ, लास्ट टाइम का वेट नहीं करता, मालूम नहीं मार्केट क्या हो जाएगा 3 महीने बाद। तो इस बोलकर उस समय जो भी मेरे पास में पैसा होता है वो मैं लगा देता हूँ। इसी बोलकर मैंने एक कोट बनाया जो कई बार मैंने बोल चुका हूँ कि 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए: नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। तो नॉलेज क्या है? ये नॉलेज का गेम हो गया ये कि कौन सी सनराइज इंडस्ट्री है और कितनी लॉन्जिविटी है उसकी, कौन सी उसमें अच्छी कंपनी है, और उसका मैनेजमेंट का कैसा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैनेजमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है। वो मैनेजमेंट खुद करोड़पति से अरबपति बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा उसके डीएनए में है कि नहीं है इसका। क्योंकि वो अरबपति नहीं बनेगा तो मैं उस लखपति से करोड़पति नहीं बनूंगा उस कंपनी के अंदर में। तो ये मैं समझता हूँ। तो इस बोलकर ये नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज भी 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल नॉलेज आप बैलेंस शीट पढ़ लोगे, आरओसी देख लोगे, आरओई देख लोगे, आरओई देख लोगे, कंपनी का पूरा एक्सरे कर लोगे, उसका पूरा इतिहास देख लोगे, पूरा उसका पास्ट देख लोगे उसका, ये आपका इंटरनल नॉलेज हो गया। दूसरा नॉलेज है यहाँ पर जो दूसरे कारण है वो होते हैं एक्सटर्नल, जो किसी के भी हाथ में नहीं है, वो खाली ईश्वर ही जानता है कि वो एक्सटर्नल क्या होने वाला है। जैसे वॉर हो गया ईरान, अभी इसका इजराइल का वॉर हो गया, यूक्रेन का चल रहा है 400-500 दिन हो गए, या कोई ड्राउट आ गया, या मानसून फेल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया। इसको आप काउंट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, इन चीज़ों का पता नहीं चलता। एक्सटर्नल फैक्टर है, रॉयल्टी हो गया, कुछ भी हो गया, कोई साबोटाजी हो गया कंपनी में, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो गीता हमको यही सिखाती है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सारा काम आप ही सोच लेंगे तो ईश्वर क्या करेगा, तो भगवान पर भी छोड़ देना चाहिए। तो ये नॉलेज ज़रूरी है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद में सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है करेज। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को ये सारे पैरामीटर्स समझ में अगर आ गए, उस समय मेरे पास में जितने भी लिक्विडिटी होती है मैं सारे पैसा कंपनी में लगा देता हूँ। अगर मैं रात को कैश रखता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती है। अगर मैं शेयर्स, अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ गई और उस आइडिया पे अगर मैंने रीजनेबल क्वांटिटी का शेयर नहीं लिया, और रीजनेबल क्वांटिटी बने जहाँ तक मेरे को नहीं लगे कि बाबा इससे आगे मेरे को नहीं लेने का है, जब तक मेरे को डर ना लगे तब तक मेरी क्वांटिटी इन्फिनिटी हो सकती है। तो वो करेज ज़रूरी है,
क्योंकि कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई बार बोला हूँ कि बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे सीए, तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, सब बहुत होशियार सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एमबीए है या ये है वो पूरा उन्होंने पीएचडी किया, वजह से बताया प्रोफेसर, बेचारे वो सबसे ज़्यादा विक्टिम बनते हैं, जो अभी काबरा जी शायद बताया आपको, जैसे सोचिए प्रोफेसर विक्टिम बन जाता है। तो शेयर बाजार एक अलग कहानी है भाई, ये अलग थ्योरी है, ये अलग स्टडी है, इसका नो एकेडमिक डिग्री कैन गेट यू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट, ये मेरा एक कोट है ये मेरा। तो इसके लिए कई बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बहुत करोड़ों अरबों रुपये पास में भी है, जब शेयर्स लेने जाएंगे तो बोले कि हाँ मैंने लिया 5 लाख का मैंने शेयर्स ले लिया, और उनको उसमें बड़ी खुशी होती है कि उनके बैंक में पड़े होंगे 50 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया और 5 लाख का एक कंपनी का शेयर्स ले लिया, क्योंकि उनमें वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है। तो मेरा कोट है, योर मेंटल कैपेसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो ये करेज होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे को लगता है शेयर बाज़ार में पढ़ाई के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करेज। नहीं तो बड़े बड़े आदमी 200-300 तरह के शेयर्स ले लेते हैं, 500 ये ले लिया, 500 वो ले लिया, पान की दुकान लगा लेते हैं वो लोग। और अगर वो एक शेयर 500 रुपये वाला 5000 रुपया 10 टाइम हो भी गया, तो बोलने के लिए पार्टी में बोलेंगे मैंने ये शेयर लिया था, देख 10 गुना हो गया। उसको पूछ भैया कितना लिया, कितना, बोला 465 शेयर्स लिया मैंने। तो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसका कोई महत्व नहीं होता है। इस बोलकर कम काम करने का, पूरे नॉलेज के साथ में काम करने का, और करेज के साथ में काम करने का। और तीसरा पेशेंस, पेशेंस के बिना यहाँ पर काम नहीं है। और क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल कई बार मैंने दिया हूँ कि पेशेंस का भी क्या होता है गेम। कई लोग मेरे को पूछते हैं पेशेंस कैसे डेवलप होए। पेशेंस को आपकी डेस्टिनेशन जो आपकी है, जर्नी का जो डेस्टिनेशन है, वो आपका पेशेंस को डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ से कलकत्ता जाता हूँ, समझिए प्लेन में, तो समझो 2.5 घंटे का रास्ता है। तो 2.5 घंटे का रास्ते में 2 घंटे बाद आप देखेंगे आप इम्पेशेंट हो जाते हो, ठीक है, कि अरे अभी जल्दी से कलकत्ता है, जल्दी से बोरियत होने चालू हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाते हो। लेकिन अगर वही समझो 18 घंटा अगर आपको अमेरिका जाना अगर हो उसी प्लेन में, तो आप 2 घंटे बाद इम्पेशेंट नहीं होगे, आप इम्पेशेंट होंगे 14 घंटे बाद में, कि अरे अभी 4 घंटा अब कटना मुश्किल। 14 घंटा शुरू का कट जाएगा, आपको बाद का 4 घंटा नहीं कटेगा। तो पेशेंस आपको ये बताता कि आपका डेस्टिनेशन कितना दूर, आप कितना बड़ा विजन आप रखते हो, उस पर आपका पेशेंस निर्भर करता है।